जय श्री कृष्णा गाइज। बस आपको आज कहनी एक छोटी सी बात है। माँ बाप के बिना हमारी क्या ही औकात है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बेटों ने पिता से जायदाद के कागजों पर साइन कराने की कोशिश की। जब बेटों ने बीमार पिता से जायदाद के कागजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने चाहे तो माँ ने बेटों का किया वो हाल कि बेटों के होश ठिकाने आ गए। क्या माँ, आप भी ना गांव में रहकर गमार की गमार ही रह गईं? पता नहीं आपकी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी कैसे लग गई। आपका व्यवहार देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया होगा या किसी को शिक्षा दी होगी। जरूर आप सबसे पीछे की लाइन में रही होंगी। मनोरमा जी का बड़ा बेटा राजू अपने ऑफिस से आते ही अपनी माँ मनोरमा जी पर भड़कते हुए बोला। उसी समय उनका छोटा बेटा दीपक भी नहले पर दहला मारने के लिए बिल्कुल तैयार ही खड़ा था। उसने भी कह दिया, हाँ भाई, माँ की यही बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। जबकि मनोरमा जी की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वह घर के आंगन को गाय के गोबर से झाड़ू की सहायता से लीप रही थी और उनके पैर गोबर से थोड़े गंदे हो गए थे और पड़ोस की रमा चाची के साथ वह थोड़ी देर के लिए बातें करने बैठ गई थी। यही बात राजू और दीपक को अच्छी नहीं लग रही थी। वे दोनों पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए थे और दशहरा की छुट्टी मनाने घर पर आए हुए थे। मनोरमा जी भी दशहरा की ही तैयारी में लगी हुई थी। उन दोनों भाइयों पर शहर का रंग चढ़ गया था, इसलिए गांव का हर अच्छी या बुरी चीज उन्हें गलत ही लगती थी। तभी मनोरमा जी के पति आए, जो किसी काम से शहर गए हुए थे। खुश होते हुए कहने लगे, मनोरमा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अंदाजा लगा कर बताओ ना, क्या लाया हूँ मैं। तभी मनोरमा बोली, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी, और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। तभी हेमंत जी के पीछे से एक नन्हा बालक छुपे हुए बोला, माँ। मनोरमा जी उसकी एक आवाज से ही मोहित हो गईं। हेमंत जी ने पूरी बात बताई। वह बोली, अच्छा किया कि इसे आप यहाँ ले आए। अब हमारे 2 नहीं 3 बेटे होंगे और इसका नाम होगा राज। वह दिन था और आज का दिन राज उस परिवार का हिस्सा बन गया था। जब भी राज हेमंत जी के पास जाता, हेमंत जी के दोनों बेटे राजू और दीपक दोनों लड़ते। ये हमारे बाबूजी हैं, तुम इनसे दूर रहो। मनोरमा उन्हें समझाती कि ये भी तुम्हारा भाई जैसा है, और दोनों बच्चे मानने को तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे पढ़ने के लिए शहर चले गए, फिर वहीं से विदेश चले गए। राज को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और शहर भेजना चाहा, पर राज अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने हेमंत जी के साथ ही खेती करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय बीतता गया। राजू इंजीनियर्स और दीपक आर्किटेक्ट बन गया और दोनों भाइयों ने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। दोनों के व्यवहार में भी बहुत अंतर आने लगा। जो पहले 3-4 महीने में माता पिता से मिलने आते थे, अब साल भर हो जाता है पर वे आते भी नहीं थे। फिर भी माँ बाप बच्चों से नाराज नहीं थे। मनोरमा जी हेमंत जी से बोली, दोनों बेटों ने तो हमें बहू का गृह प्रवेश का सुख नहीं दिया। अब मैं राज की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। राज, अपनी माँ को इतना तो अधिकार दोगे ना। मनोरमा जी ने कहा तो राज मनोरमा जी के पैरों के पास बैठ गया और बोला, माँ, मेरा पूरा जीवन आपके और बाबूजी के लिए है। आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। दोनों ने राज के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। आए दिन जब राजू और दीपक को कुछ पैसों की जरूरत होती, बस वे अपनी कोई ना कोई मजबूरी बता देते। हेमंत जी भी पैसे भेज देते थे, क्योंकि पैसों की उन्हें कोई कमी नहीं थी। पर बच्चों का प्यार और रिश्ते मानो दूर हो रहे थे। इधर राज की शादी के लिए दूसरे गांव से प्रिया का रिश्ता आया, तो हेमंत ने भी सब कुछ राज पर छोड़ दिया। एक दिन राज ने प्रिया से कहा,
अगर तुम बस विवाह के जोड़े में हमारे घर आओगी और भगवान से पहले माँ और मेरे बाबूजी को स्थान दोगी, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा भी रह सकता हूँ। प्रिया ने एक शब्द नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। गांव के सभी लोग जानते थे कि प्रिया एक सभ्य और संस्कारी लड़की है। राज और प्रिया की शादी तय हुई। जब मनोरमा जी ने राज की शादी की खबर राजू और दीपक को दी तो वे बोले, माँ, क्या हमारी ऐसी हालत हो गई कि अब हम नौकरों की शादी में आए? हमारे पास वक्त नहीं है और फालतू में हमारे हिस्से के पैसे उस नौकर पर मत लुटाओ। मनोरमा जी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? आज तक तुम्हारी जिम्मेदारी राज बिना किसी स्वार्थ के निभा रहा है। कम से कम इस नाते तो उसे उसके नाम से संबोधित करो। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए? खैर छोड़ो, अच्छे मौके पर मैं अपना मन खट्टा नहीं करना चाहती। अपना ध्यान रखना और वक्त मिले तो जल्दी मिलने आ जाना। आंखें तरस गई हैं तुम दोनों को देखने के लिए। माँ की आंखें तरसती रह गईं। साल से 2 साल हो गए परंतु बच्चे मिलने नहीं आए। बस फोन पर झूठी हमदर्दी और अपने मतलब की बात करते थे। इधर प्रिया और राज की धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने पूरा घर संभाल रखा था। साल भर बाद प्रिया ने मनोरमा जी को दादी बनने की खुशखबरी दी। उस दिन मनोरमा जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को तो अभी तक देखा भी नहीं था। एक दिन हेमंत जी खेती के सिलसिले में शहर जा रहे थे। राज बोला, बाबूजी, इतनी तेज धूप है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। हेमंत जी बोले, क्या राज हमेशा बाबूजी की चिंता करता रहेगा? अभी बहू को तुम्हारी जरूरत है, तुम घर पर रहो, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। इतना कहकर वे अपनी फटफटिया लेकर निकल पड़े। करीब 3 घंटे हो गए थे। हेमंत जी का सब घर पर इंतजार कर रहे थे। तभी एक फोन आया कि हेमंत जी का एक्सीडेंट हो गया है। राज ने बस पत्नी को बता दिया और कहा, माँ को कुछ मत बताना, उनके प्राण बाबूजी में बसते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खबर भेजूंगा, जब तक कुछ बहाना बना देना। इतना कहकर राज अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, हेमंत जी के कमर की हड्डी टूट गई है। भविष्य में वे अब खड़े हो पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। अभी उन्हें व्हील चेयर पर ही बैठा कर रखना होगा और हमें उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा। बेहतर होगा आप रिश्तेदारों को बुला लीजिए। राज ने तुरंत राजू और दीपक को फोन करके सारी जानकारी दी, पर दोनों ने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आ सकें। एक आध हफ्ते बाद समय निकाल कर देखेंगे, तब तक तुम संभालो। आखिर तुम पर भी बाबूजी ने कम खर्चे नहीं किए हैं। राज चुप हो गया। फिर उसने प्रिया को सारी खबर दी। करीब 1 घंटे बाद हेमंत को होश आया। राज ने डॉक्टर और भाइयों द्वारा सारी कही बातें उन्हें बताईं। हेमंत जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अब ये मेरा बेटा है, ऑपरेशन के कागज पर यही साइन करेगा। इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई और बेटा नहीं है। बिस्तर पर पड़े हेमंत जी ने पुराने दिनों को याद करने लगे, जब हेमंत जी एक ग्रामीण पिता के पुत्र थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। गांव में एक छोटा सा परिवार था, थोड़ी सी जमीन थी, परंतु पिता ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ने लिखने भेजा था। उन्होंने शहर की जिंदगी को ना अपनाकर गांव की जिंदगी को अपनाया और अपने सभी जिम्मेदारी निभाई। शहर में उनकी मुलाकात मनोरमा जी से हुई, जो कि काफी पैसे वाले घर से थीं। प्रेम पैसा नहीं देखता, ये मनोरमा जी और हेमंत जी के रिश्ते ने साबित कर दिया। दोनों ने खूब मेहनत की। हेमंत जी खेती करते, वहीं मनोरमा अचार बनाती और पहले
गांव को लोगों को चखाती, फिर उसे शहर बेचने के लिए भेजती। धीरे धीरे उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया। अचार के साथ साथ पापड़ हैं और कोई चीजें बनाने लगी। मनोरमा जी ने अपने छोटे से गृह उद्योग में अपने आसपास की कई महिलाओं को काम पर रख लिया, जिससे उन महिलाओं की गृहस्थी में भी आर्थिक सुधार होने लगा और उनकी मदद से ही उनका ये व्यवसाय अच्छा खासा चल निकला। इसके साथ साथ मनोरमा जी पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती और कुछ गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। इस प्रकार से उनकी किस्मत पलटने लगी। समय बीता। अब हेमंत जी के 2 बेटे थे, जिसे वे पढ़ाते और अच्छे संस्कार देते। अब तो उनके पास कई घर, जमीन और खूब बड़ा मकान हो गया था। इतना कुछ होने के बाद भी हेमंत जी हृदय के कोमल और मनोरमा जी तो प्यार की मूरत थी। एक रोज हेमंत जी शहर से कुछ खाद लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अकेला बच्चा रोता हुआ नजर आया। हेमंत जी ने जब उससे पूछा तो वह बोला, बाढ़ में मेरा घर, मेरा परिवार सब बह गया और मैं भटकता भटकता इस गांव में आ गया। हेमंत जी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने घर ले आए थे। अचानक हेमंत जी को अपने सर पर स्पर्श हुआ और पुरानी यादों से बाहर आए तो देखा मनोरमा जी उनका माथा सहला रही थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हेमंत जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सब साथ छोड़ देंगे पर मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। मनोरमा जी बोली, इस तकलीफ के समय में हमारे दोनों बेटों को यहाँ होना चाहिए था। मैं उन्हें अभी खबर देती हूँ। हेमंत जी ने कुछ नहीं कहा। जब मनोरमा जी ने बेटे को फोन किया तो वे बोले, माँ, विदेश से आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। ऐसा कीजिए, आप कुछ पैसे भेज दीजिए और अभी बच्चों के स्कूल खुले हैं, दफ्तर से छुट्टी लेना होगा। हम वक्त निकाल कर आने की कोशिश करेंगे। राजू ने दीपक को फोन किया। छोटे, क्या तुम गांव जाओगे? दीपक बोला, इच्छा तो नहीं है, कौन जाए उस धूल मिट्टी में, और वहां हमारे लिए रखा ही क्या है। माँ और बाबूजी का क्या है, 2-4 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे। उसके बाद एक ही बार जाकर वहां की सारी संपत्ति बेचकर हम यहाँ आ जाएंगे। राजू बोला, तुम्हारी भाभी कह रही थी कहीं राज और उसकी पत्नी प्रिया माँ भाभी जी को बरगलाकर हमारी सारी संपत्ति अपने नाम ना लिखवा लें, तो हमें जाकर ये पैसों का मामला खत्म करना होगा। एक बार अपने नाम पर सब करवा लें, फिर जिसे जीना है जिए, जिसे मरना है मरे। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। दोनों ने प्रोग्राम बनाया और करीब 1 महीने बाद जब हेमंत जी अस्पताल से घर आ गए, तब दोनों भाई अपने पिता को देखने आए थे। हेमंत जी के बाद सारे कारोबारी गांव के लोग सब राज को ही जानते थे। राज ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सुबह सवेरे उठकर हेमंत जी के रोजमर्रा के काम करता, फिर अपना काम करता। एक दिन किसी बड़े कारोबारी से मिलने के लिए राज को शहर जाना था। राज ने राजू से कहा, भैया मुझे कल शहर जाना है, आप बाबूजी के रोजमर्रा के काम समय पर करवा दीजिएगा, वरना उन्हें तकलीफ हो जाएगी। राजू उसे धक्का देते हुए बोला, चल हट, हम क्या उनका पखाना पेशाब करवाएंगे? हमारी हैसियत ऐसी भी नहीं है। और जहां तक कारोबारी से मिलने की बात है, उसे बोल घर आकर हमसे मिलेगा। मनोरमा जी को बेटे की कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं और राज से बोली, तुम जाओ राज, तुम्हारे दोनों भैया तुम्हारे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, भरोसा रखो। दीपक कुछ बोलता, उससे पहले ही मनोरमा जी ने उसे रोक लिया। जब राज चला गया तो दीपक बोला, माँ बाबूजी, और आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, और एक इसकी बीवी को देखो आराम फरमा रही है,
और आप छोटे मोटे काम कर रही हैं। नौकरों की जगह अलग होती है, ये बात आप लोग अभी तक सीखे नहीं हैं। मनोरमा जी ने बेटों की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इधर इस हालात में भी प्रिया घर का सारा काम कर रही थी और वक्त मिलते ही मनोरमा जी उसे दूध और फल देकर आराम करने कहती। रात में जब राज अपने कमरे में चला गया तब दोनों भाई माता पिता के पास आए, उन्हें थोड़ा सा पुचकारा और फिर बोले, बाबूजी, यहाँ क्या रखा है? मैं तो कहता हूँ यहाँ की सभी चीजों को बेचकर और आप हमारे साथ चलिए। वैसे भी वहाँ बच्चों को देखने के लिए हमें आया रखनी पड़ती है, इतने पैसे इसमें ही खर्च हो जाते हैं। अब दादा दादी रहेंगे तो आया रखने की क्या जरूरत पड़ेगी। हेमंत जी पत्नी की तरफ देखकर बोले, बेटा, क्या तुम्हारी माँ और उस आया में कोई फर्क नहीं है? हम पराये को भी अपना बना लिए, तुम अपने होकर पराये हो गए। राजू बोला, बाबूजी, क्या आप भी दीपक की बातों में आ गए? उसके कहने का मतलब वो नहीं है। अरे, हमारे पैसों पर यहाँ और उसका परिवार बढ़ता और फैलता जा रहा है। क्या आपके पैसों पर आपके पोते पोती का अधिकार नहीं है? खैर छोड़िए इन बातों को, जरा इन कागजों पर दस्तखत तो कर दीजिए। मनोरमा जी बोली, बेटा, तुम अपने बाबूजी की हालत देख रहे हो। अब उनके सोने का समय हो गया है और ये कैसे कागज हैं जिन पर दस्तखत करवा रहे हो? दीपक अपनी माँ को बहलाकर वहां से ले गया। राजू पिता से बोला, बाबूजी, मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप अपने बेटे को निराश करेंगे? हेमंत जी बोले, ठीक है बेटा, कागज यहीं रख दो, मैं दस्तखत कर दूंगा। राजू खुश होकर वहां से चला गया। जब मनोरमा जी कमरे में आई तो बोली, मुझे अपने बच्चों पर शक तो नहीं करना चाहिए जी, पर उनकी मनसा मुझे ठीक नहीं लग रही है। कहीं आपकी लाचारी का वे लोग फायदा उठाकर रिश्तों की गरिमा ना भूल जाएं। हेमंत जी बोले, मनोरमा, वो मुझे छल सकते हैं, वक्त को नहीं, सबके किए का लेखा जोखा यही होता है। तुम बस उस बंसी वाले पर भरोसा रखो और सब उस पर छोड़ दो, और तुम भी सो जाओ। अगली सुबह तड़के 4 बजे राज एक बार हेमंत जी के कमरे में झांकने गया तो दोनों सो रहे थे। राज प्रिया से बोला, माँ और बाबूजी के साथ अपना भी ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। 1 घंटे बाद हेमंत जी के जागने का समय हो गया। मनोरमा जी दीपक को पिता की सहायता करने के लिए कहने गई, पर दीपक ना नुकर करके मुंह घुमाकर सो गया। फिर उन्होंने राजू से कहा। वह बोला, ठीक है माँ, मैं आता हूँ। मनोरमा जी बोली, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फिर उधर से मंदिर चली जाऊंगी। तुम बाबूजी को सोच करवा कर हाथ मुंह धुलवा देना। इतना कहकर वह चली गई। राजू पिता के कमरे में गया और नाक बंद करके बोला, बाबूजी, आप डायपर क्यों नहीं पहनते? और मुझे तो इस कमरे में उल्टी आ रही है, मैं ये सब नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुक जाइए, राज आता ही होगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। बेचारे हेमंत जी आवाज लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक प्रिया के कानों में उनकी आवाज गई तो वह धीरे धीरे वहां गई। जाकर देखा तो हेमंत जी गीले बिस्तर पर लेटे हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे। प्रिया उनके आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको शौचालय ले चलती हूँ। हेमंत जी बोले, नहीं नहीं बहू, मुझे मेरी ही नजरों में मत गिराओ। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? क्या यही दिन देखने बाकी था? प्रिया बोली, क्यों बाबूजी, जब आपने बेटे बहू में फर्क नहीं किया तो जिम्मेदारी निभाने में मैं क्या फर्क करूं? प्रिया ने बहुत मुश्किल से उन्हें कमरे में रखे कमबोर्ड पर बैठाया और जल्दी से उनका बिस्तर बदला। थोड़ी देर में मनोरमा जी भी आ गईं। जैसे ही प्रिया उन्होंने अपने
कंधे का सहारा देकर बिस्तर पर बैठा रही थी। मनोरमा जी भागकर उनके हाथों को संभाला और बोली, बहू संभल कर, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। हेमंत जी की आंखें भीगी हुई थी। प्रिया ने अपने आंचल से उनके आंसुओं को पोंछा और बोली, बाबूजी इतना मत सोचिए। माता पिता बच्चों के रोजमर्रा के काम को कर सकते हैं तो क्या आपकी बहू बेटी बनकर आपका काम नहीं कर सकती? इतना कहकर वह सफाई करने लगी। हेमंत जी के बिना कहे ही मनोरमा जी सब समझ गईं। वह आंगन में गई और जोर जोर से चिल्लाई हुई बोली, राजू और दीपक कमरे से बाहर निकलो। माँ की पहली बार ऐसी दमदार आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाकर बाहर निकले। माँ ने दोनों हाथों से दोनों को दो दो तमाचे जड़ दिए और बोली, जिस बात के लिए पहले तुम लोग लड़ते थे आज उन्हीं से तुम्हें बदबू और घुटने हो रही है। वह गर्भवती औरत होकर भी तुम्हारे पिता को शौच करवा सकती है। तुम दोनों बेटे होकर खर्राटे भर रहे हो। अरे तुम्हारे जैसी औलाद से तो मैं बे औलाद रहती, वह ठीक था। दोनों प्रिया को घूर रहे थे। मनोरमा जी ने फिर एक एक तमाचा चढ़ दिया और बोली, उसे क्या घूर रहे हो? खबरदार जो मेरी बहू की तरफ नजर डाली तो तुम दोनों इस पवित्र घर में रहने के लायक ही नहीं हो। अपना सामान समेटो और निकल जाओ मेरे मंदिर जैसे इस घर से। राजू बोला, हाँ तो हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं। मैं अभी बाबूजी से वह कागज लेकर आता हूँ। कौन ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो अपने बेटों को नौकर जैसा समझते हैं। इतना कहकर राजू पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उतनी ही देर में राज भी वहां पहुंच गया। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर वो हैरान था। प्रिया ने सारी बात बताई। मनोरमा जी ने राजू का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, खबरदार जो अपनी बुरी नीयत लेकर मेरे देवता समान पति के पास गया तो मैं मनोरमा पति हेमंत धरती अंबर और ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम दोनों को अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ना तो तुम्हारे परिवार का इस संपत्ति पर कोई भी हक था और ना ही रहेगा। राज बोला, माँ रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मनोरमा जी ने उसे इशारे से रोका। माँ के इस रूप को देखकर राज ठिठक गया। राज, इन दोनों अजनबियों का सामना अभी के अभी बंधों और दरवाजे के बाहर फेंको, ये मेरा हुक्म है। राज ने न चाहते हुए भी दोनों भाइयों का सामान लेकर बाहर रख दिया। दोनों भाई आवाज लगाने लगे, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माँ के पैर पकड़ने लगे। माँ ने उन्हें ठोकर मारते हुए कहा, काश कि ये ठोकर मैं तुम्हें उस दिन मारती जब तुमने माँ बाप की जगह पैसों को चुना। तुम दोनों के लिए हमने कभी गर्मी और कभी भूख की परवाह नहीं की, जिसका तुम लोगों ने ये सिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते हुए उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। रोती हुई मनोरमा जी अपने पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए जी, जो मैंने ऐसे पत्थर दिल बेटे को पैदा किया। हेमंत जी बोले, मनोरमा क्यों खुद को दोष दे रही हो? मेरी मनोरमा तो घर पर आए हुए अजनबी को भी अपना बना लेती है। मुझे तो तुम पर गर्व है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे जो बच्चे जिम्मेदारियां निभाते हैं वही अधिकार भी पाते हैं। यकीन नहीं होता जो बच्चे हमारे लिए लड़ते थे अब उन्हें हमारे साथ घुटन होती है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। अगले दिन हेमंत जी के संदेश से शहर से एक वकील आया। हेमंत जी ने अपनी पूरी संपत्ति राज और प्रिया के नाम कर दी और उसमें ये भी लिखवाया कि आगे चलकर कभी भी उनके बेटे या उनके बच्चे इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। जब राज ने इसकी वजह पूछी तो हेमंत जी बोले, जो फर्ज निभाते हैं अधिकार भी वही पाते हैं। वह दिन था और आज का दिन ये खबर बेटों तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नियों को जब पता चला कि इनके पास अब कोई संपत्ति नहीं है तब तो रोज रोज झगड़े होने लगे और अपने पतियों से वे नौकरों
जैसा व्यवहार करने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर राजू की पत्नी अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी, क्योंकि वह उससे ज्यादा कमा लेती थी। अब राजू को अपने माँ बाप की बहुत याद आती, लेकिन अब वह किस मुंह से अपने माँ बाप के पास जाता, इसलिए दिन रात घुट घुट कर रहता। डिप्रेशन की वजह से उसे ब्लड कैंसर हो गया। अब उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके बच्चे उसके पास आए, और वह भूख और तकलीफ से तड़पता रहा। वह दीपक की पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और दीपक से ज्यादा कमा लेती थी। दीपक की जॉब भी छूट गई थी, तो उसने सोचा अब ना तो दीपक के पास जवाब है और ना ही उसके माता पिता की संपत्ति, इसलिए उसने भी उसे छोड़ दिया। अब तो दीपक यहाँ वहाँ मदद मांगता फिरता, लेकिन उसे कोई मदद करने वाला नहीं था। बल्कि एक दिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि उसका एक पैर और एक हाथ टूट गया, जिसके कारण वह कोई काम नहीं कर पा रहा था और ना ही चल पा रहा था। वह अपने माँ बाप को याद कर सिर्फ आंसू बहाता रहता, लेकिन वहां उसे मनोरमामयी माँ को कोमल स्पर्श भरा हाथ था और ना ही सहारा देने वाला पिता का वह मजबूत कंधा। धीरे धीरे वह भी डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसने घाव से बदबू आने लगी थी, इसलिए कोई भी उसके पास जाना भी नहीं चाहता था। उधर राज और प्रिया हेमंत जी और मनोरमा जी की दिन रात सेवा करते और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, बचपन में जिन माँ बाप के साथ के लिए बच्चे लड़ते झगड़ते थे, वही बच्चे बड़े होकर थोड़ा सा क्या कमाने लग जाते हैं, अपने माँ बाप के उस त्याग को भूल जाते हैं। जब माँ बाप ने कई कई दिन तक अपनी इच्छाओं को मारकर या बहुत सी परेशानियों का सामना करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने में साथ दिया, उनकी मदद की है, बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।